स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एलोट्रोप केमिस्ट्री पर। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है +1 क्लास केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इससे पहले के टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। देखिए, मेंडलीव से पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, लेकिन उनकी किसी न किसी लिमिटेशन की वजह से वो रिजेक्ट होते गए। फिर उसके बाद मेंडलीव ने 1869 के अंदर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया और उस टाइम 63 एलिमेंट थे। उन 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो जो 63 एलिमेंट थे उनको एक टेबल के अंदर अरेंज किया गया था। तो इस टेबल के अंदर मेंडलीव ने क्या किया, इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम बनाए और 12 हॉरिजॉन्टल रो बनाई गई। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप का नाम दिया गया और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको सीरीज का नाम दिया गया। तो हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में ये कह सकते हैं कि जो उसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके अंदर 12 सीरीज थी और 8 वर्टिकल ग्रुप थे, कॉलम थे, और उन ग्रुप का नाम भी रखा 1 to 8। ये रोमन सिस्टम में इनका नाम रखा था। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो 8 काउंट करने के लिए हमने बताया कि 8 वर्टिकल कॉलम थे, तो उन कॉलम को ग्रुप का नाम दिया गया। लेकिन उस एक जैसे फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए रोमन में उन्होंने 1 ऐसे लिखा, सेकेंड ग्रुप के लिए 2, ऐसे ही 8 तक रोमन सिस्टम में इन ग्रुप का नाम रखा गया। क्लियर। अब ये जो 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी, इन टेबल के अंदर कैसे अरेंज किए देखते हैं। अगर आपसे पूछे है क्या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, इसके बारे में पढ़ तो रहे हो, पहले बताओ तो है क्या। तो अभी आपको बताते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था। ये मेंडलीव ने 1869 के अंदर दिया था और जिन मतलब कि 63 एलिमेंट को इस टेबल के अंदर कैसे अरेंज किया गया, कौन सा तरीका अपनाया, वही मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था। और तरीका क्या था, जो डोबरनायर ने अपनाया था, वही तरीका जो शानकुर्तवा ने, बिल्कुल सेम, हाँ, लोथर मेयर ने, और इससे पहले न्यूलैंड्स ने, वही तरीका भी मेंडलीव ने अपनाया। कौन सा तरीका, कि हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और यही क्या था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक हैं। पीरियोडिक मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती हैं, वो रिपीट होने लगती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। तो एलिमेंट का अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेस पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी यही था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करेंगे तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी पीरियोडिक हैं। पीरियोडिक मतलब हाँ, रेगुलर इंटरवल के बाद वो सिमिलर प्रॉपर्टी आ जाती हैं, रिपीट होने लगती हैं। तो यही मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था। आप ये लिख सकते हो यहाँ से इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि कैसे अरेंज किया गया। हाँ, एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात सामने आती है कि जो मेंडलीव था उसका माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रोंग था, ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उन्होंने जब 63 एलिमेंट थे उनको अरेंज किया, लेकिन कुछ जगह पे जैसे एल्यूमिनियम के नीचे एम्प्टी स्पेस, वैकेंट गैप छोड़ दिया, सिलिकॉन के नीचे भी छोड़ा। क्यों छोड़ा, तो उन्होंने ये लगा कि जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, उसके बाद अटरबियम का एटॉमिक मास 88 है, तो इनके एटॉमिक मास के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो इससे उन्होंने आइडिया मिला या ये सोचा कि अभी भी कोई एलिमेंट रहता है जो जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई और जिसका एटॉमिक मास 27 से तो ज़्यादा मिलेगा और 88 से कम मिलेगा। उसने प्रेडिक्शन दी है, ये प्रेडिक्ट किया और हुआ भी वही। तो उसने अपनी टेबल के अंदर खाली जगह छोड़ दी कि बाद में यहाँ पे वो एलिमेंट रख सकते हैं जिनकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई, फिर हमें पूरी टेबल को डिस्टर्ब करना नहीं पड़ेगा। और बाद में यानी इसकी टेबल के बाद गैलियम और जर्मेनियम उनकी डिस्कवरी हुई और ये यहाँ पर रखे गए।
उस टाइम के साइंटिस्ट ने क्वेश्चन भी राइज किया कि आप लोगों ने आपने ये वैकेंट प्लेस तो छोड़ दी, लेकिन हम इसे बोलेंगे क्या? तो मेंडलीव ने उनका जवाब दिया कि अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे आप खाली बॉक्स को देख रहे हो तो उसको एक एल्यूमिनियम बोल दो। अगर सिलिकॉन वाली लाइन में बैठे हो आप तो सिलिकॉन के नीचे जो वैकेंट स्पेस है उसको एका सिलिकॉन बोल दो। और जब एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई तो फिर इन एलिमेंट की जगह हम वही रियल नेम लिख सकते हैं। तो एका एल्यूमिनियम कौन सा हुआ? गैलियम। एका सिलिकॉन कौन सा हुआ? जर्मेनियम। मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी उसके बाद गैलियम और जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है? क्या बोला? देख, सबसे पहले तो क्या बोला इसने कि हम एलिमेंट को एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखेंगे, दूसरा एम्प्टी स्पेस रखे गए, तीसरा प्रेडिक्शन किया पहले ही कि यहाँ पे अभी भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट रहते हैं, इन एम्प्टी स्पेस के अंदर हम उनको रखेंगे। और सबसे खास बात बताएं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी प्रेडिक्ट कर ली थी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा। और जब रियल में वो एलिमेंट आए, उनकी प्रॉपर्टी को चेक किया गया, मेज़र किया गया, तो वहाँ पर मेंडलीव की प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट मिली गई। इसलिए तब सारे नतमस्तक हो गए मेंडलीव की तरफ, मेंडलीव के लिए कि यार इतनी अच्छी फोरकास्टिंग। सिर्फ ये तो हर कोई भी कह सकता था, अभी एलिमेंट की डिस्कवरी करना बाकी है, लेकिन ये भी बताया कि ये प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है ना। इसलिए तो मेंडलीव को जीनियस कहा गया था। चलते हैं आगे। अब मेंडलीव ने तो अपनी पीरियोडिक टेबल दे दी 8 ग्रुप वाली, लेकिन 1905 के अंदर इसकी टेबल को मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करने के बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार दिखाई दी। यानी इसके अंदर 0 ग्रुप ऐड हो गया। क्यों ऐड हुआ? ये हुआ क्योंकि इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई थी। इनर्ट गैसेस यानी नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस की जो प्रॉपर्टी थी इन एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती थी, तो उनके लिए एक नया ग्रुप बनाना था। तो नया ग्रुप कौन सा बना दिया? 0 ग्रुप बना दिया। क्लियर? साथ में फिर दोबारा मॉडिफिकेशन होती गई, टाइम चलता गया, बढ़ता गया। और क्या मॉडिफिकेशन हुई कि 0 ग्रुप और 8th ग्रुप को छोड़ करके जो बाकी ग्रुप बचे हैं 1st से लेकर के 7 तक, इन सभी को 2-2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया, ए और बी के अंदर। ठीक है, लेकिन ये मेंडलीव ने नहीं किया था। आप फर्दर अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि इन्हीं ग्रुपों को, जिसमें 0 को छोड़ के और 8th को छोड़ के बाकी ग्रुपों को 2-2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेंडलीव टेबल को एक्सेप्ट क्यों किया गया, मेरिट्स क्या हैं इसकी। मेरिट्स मतलब बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या थे। सबसे पहला एडवांटेज तो यही था क्या कि पहली थी ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जिन भी साइंटिस्ट ने इनको क्लासिफाई किया वो कुछ ही एक एलिमेंट के लिए था, सारे के सारे एलिमेंट अरेंज नहीं हो पाए। लेकिन 63 एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हो चुके थे मेंडलीव ने सभी के सभी इस टेबल के अंदर अरेंज कर दिए। सबसे पहला एडवांटेज तो यह ना, कोई भी एलिमेंट नहीं बख्शा, सभी को इस टेबल के अंदर ला करके खड़ा कर दिया, बैठा दिया। दूसरा बेनिफिट ये था कि मेंडलीव से पहले कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास गलत था। फॉर एग्जांपल बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले मानते थे 13.5, 13.5। ठीक है, लेकिन अगर 13.5 इसका एटॉमिक मास है तो फिर वो कहाँ आना चाहिए था? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एग्जिस्ट होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर तो नहीं है, वो तो बहुत पहले है। इसका मतलब ये था कि इसका एटॉमिक मास गलत है और बाद में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की वजह से इसको ठीक किया गया। थर्ड एडवांटेज ये था कि इसने खाली जगह छोड़ी एल्यूमिनियम के नीचे, सिलिकॉन के नीचे, जिससे ये प्रेडिक्ट किया गया कि कुछ एलिमेंट हैं जिनकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई। यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गैलियम और जर्मेनियम है जिनकी डिस्कवरी बाद में हुई, लेकिन इनके लिए बॉक्स पहले ही छोड़ दिए गए थे। तो ये भी एडवांटेज है कि हमें अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में पहले पता लग गया था। फोर्थ एडवांटेज ये है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे उनको सिमिलर ग्रुप में रखा गया। क्लियर?
अब यहाँ पे जब मेरिट्स हैं यानी एडवांटेज है तो इसकी डीमेरिट्स भी होंगी। लिमिटेशन थी तो मेंडली पीरियोडिक लॉ की भी लिमिटेशन है। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो रिजेक्ट की गई। रिजेक्ट क्यों की गई? हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई होगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ थी, कौन कौन से कंसेप्ट थे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया? पहला तो ये कि वह एग्जैक्ट हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल के साथ भी मिलती है और साथ में हैलोजन के साथ भी मिलती है। अब हाइड्रोजन एल्कली मेटल का साथ दे या हैलोजन का साथ दे, एक बेचारा एक एलिमेंट एक बॉक्स के अंदर ही आएगा, या तो एल्कली मेटल के साथ रख लो या हैलोजन के साथ रख लो, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों से सिमिलर करती है तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाए। ठीक, पहली लिमिटेशन तो ये थी। सेकंड लिमिटेशन ये है कि वो लैंथेनोइड और एक्टिनोइड इनकी भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाए, क्योंकि लैंथेनोइड और एक्टिनोइड की जो प्रॉपर्टी थी इन एलिमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, तो इनकी एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं बता पाया। थर्ड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं बता पाया। आइसोटोप मतलब कि एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक वेट अलग अलग है, एलिमेंट सेम है, जैसे कार्बन 12 भी है और कार्बन 14 भी है। तो जब एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखेंगे, पहले C12 आएगा फिर C14 आएगा, लेकिन टेबल में तो सिर्फ C12 रखा गया है, C14 तो है ही नहीं। ऐसे ही हाइड्रोजन की अगर बात करें, एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 है, फिर ड्यूटेरियम है, फिर ट्रिटियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ अकेला रखा गया। जब हम बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो सेकंड और थर्ड हाइड्रोजन कहाँ गए? कार्बन 14 कहाँ गया? यानी आइसोटोप के लिए भी पोजीशन नहीं थी इस टेबल के अंदर। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना, हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, लैंथेनोइड, एक्टिनोइड, आइसोटोप, इतनी खामियां थी, कौन इसको एक्सेप्ट करता? ठीक है, तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और क्या कहता है ये कि जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज थी वो सेम ग्रुप में रखे गए, यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी उनको भी एक ही ग्रुप में बैठा दिया गया। ये थे कोइनेज मेटल, इनसे कोइन बनते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तांबा, चांदी, सोना, इनसे सिक्के बनते हैं, इसलिए इनको कोइनेज मेटल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है कोइनेज मेटल का एग्जाम्पल। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये बैठे यहाँ पर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है लेकिन फिर भी सेम ग्रुप में है, तो ये भी बात हजम नहीं हुई। और साथ के साथ ये भी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे अरेंज किया लेकिन खुद ही उसको ओबे नहीं किया, यानी कुछ एक एलिमेंट का एटॉमिक मास कम होने की वजह ज़्यादा वाले से पहले रख दिया गया। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखिए 120, 127, 126, यानी 127 यहाँ पे आता, 126 यहाँ पे आता, तो यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली ओबे नहीं किया गया। यहाँ पे ये अलग से पॉइंट नहीं है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि आयोडीन का जो एटॉमिक वेट था वो टेलुरियम से कम था, है ना, फिर भी वो पहले रखा गया, तो ये ऐसी गड़बड़ नहीं चलेगी। लेकिन इसकी मजबूरी थी ऐसा करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आयोडीन यहाँ कर देता तो आयोडीन की प्रॉपर्टी तो किसके साथ है? फ्लोरीन के साथ है, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ मैच की। तो यहाँ पे इसने एटॉमिक वेट नहीं देखा, यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी देखी कि सिमिलर प्रॉपर्टी को सिमिलर ग्रुप में रखा। इसने आयोडीन को अपने परिवार के साथ मिलाया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हुआ कि मैं तो इसको एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज कर रहा हूँ कि एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, पहले एटॉमिक वेट कम है वो आएगा, नहीं। इसने उनकी प्रॉपर्टी देखी कि अगर सिमिलर प्रॉपर्टी हैं तो मैं इसको ओबे नहीं करूँगा, मैं इसको इसी ग्रुप में रख दूंगा जिस ग्रुप के अंदर उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। लेकिन इसकी एक कमी की वजह से यहाँ पे उसको भी काउंट किया गया। तो लास्ट में ये कहता है नो प्रॉपर प्लेस हैज़ बीन अलॉटेड टू 9 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8। ग्रुप 8 के अंदर ये जो 9 एलिमेंट थी इनको भी प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पोजीशन नहीं मिली, तो ये भी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन काउंट हुई। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करो कि हाइड्रोजन को पोजीशन नहीं मिली, लैंथिनोइड ऑक्टिनोइड को पोजीशन नहीं मिली, आइसोटोप को पोजीशन नहीं मिली और डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले सेम ग्रुप में रख दिए, और एटॉमिक वेट, जिसका एटॉमिक वेट कम था
वो बाद में रखा, ज़्यादा वाला पहले रख दिया, तो ये भी लिमिटेशन थी। और जो 8 के अंदर एलिमेंट थे ग्रुप 8 के अंदर, वो भी उनको भी एक प्रॉपर पोजीशन नहीं मिली। क्लियर? तो आशा है आपको ये कंसेप्ट, ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।